हेलो स्टूडेंट, इस क्लास 12 की केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर्स में हमने जो देखा था प्रासरण दाब का नियम क्या होता है, उस नियम में हमने वायल-वांट-हाफ नियम तथा चार्ल्स-वांट-हाफ नियम और इसका समीकरण क्या बनता है, इन तीनों को देखे थे और साथ में एक न्यूमेरिकल भी देखे थे। आज इस क्लास में हम जो है द्रव का वाष्प दाब तथा राउल्ट का नियम, द्रव का वाष्प दाब तथा राउल्ट का नियम क्या है, इन सबको जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज सबसे पहले हम देखेंगे द्रव का वाष्प दाब क्या होता है। देखिए, इसमें अगर हम बात करें द्रव का वाष्प दाब क्या होता है, द्रव का वाष्प दाब, देखो हम विलयन पढ़ रहे हैं तो विलयन में आप जानते हैं कि भाई जो द्रव होते हैं किसी पात्र में रखा है तो पात्र में क्या होता है कि जब उस पर धीरे धीरे वाष्पन की क्रिया होती है। देखो द्रव में ऊपरी सतह पर गतिज ऊर्जा जो होती है सबसे ज्यादा होती है, तो ऊपरी से लेयर पर जब गतिज ऊर्जा ज्यादा होती है तो क्या करता है, वो धीरे धीरे वाष्प में परिवर्तित होते रहते हैं। तो अब चूंकि द्रव की सतह से द्रव का वाष्प बन करके उड़ना, ये उसका वाष्पन कहलाता है। और यही वाष्प जब ठंडा होता है और ठंडा होकर के बूंद बूंद होकर के नीचे की ओर गिरता है तो यह आपका द्रवण कहलाता है। इतनी बात समझ में आई। तो वही चीज यहाँ दिया है कि द्रव का वाष्प दाब। अब ये द्रव का वाष्प दाब क्या होता है, देखो यहाँ हम वाष्प दाब की बात कर रहे हैं तो इसमें क्या होता है, किसी ताप पर, देखो ताप कोई भी हो सकता है, द्रव और उसकी वाष्प के मध्य, द्रव जो द्रव की सतह है और उस पर जो वाष्प उड़ रहा है, उस वाष्प, द्रव और वाष्प के मध्य साम की अवस्था में, साम की अवस्था मतलब ये नीचे से उड़ भी रहा हो और वाष्प जो है द्रवित भी हो रहा हो, यानी भाई द्रव से कुछ वाष्प बन के उड़ा तो जो द्रव की सतह है वो और द्रव की सतह के ऊपर जो वाष्प है, जैसे सपोज करिए आप ऐसे कह सकते हैं कि कोई बंद पात्र हो और बंद पात्र में द्रव रखा हो और द्रव जो है वाष्पित हो रहा हो, तो वाष्प होकर के उड़ेगा तो ऊपरी दीवार पर जाकर के इकट्ठा होगा और जब ऊपरी दीवार पर लगे टच करेगा तो वो द्रवित होकर के फिर जो है उसको नीचे की ओर दाब लगाएगा। तो वही है यहाँ पे कि द्रव और उसकी वाष्प के मध्य साम की अवस्था में, साम की अवस्था मतलब यानी द्रव जो है वाष्पित हो रहा है और वाष्प जो है उस पर दाब लगा रहा है, जो वाष्प उड़ रहा है वो वाष्प भी अपना दाब लगा रहा है, तो दोनों के मध्य एक साम्य स्थापित हो। तो यही कहा गया मध्य साम की अवस्था में वाष्प द्वारा द्रव की सतह पर उत्पन्न किया गया दाब। किसके द्वारा, जो वाष्प उड़ा है उस वाष्प के द्वारा द्रव की सतह पर उत्पन्न किया गया दाब ही द्रव का वाष्प दाब कहलाता है। वही जो दाब होता है वही द्रव का वाष्प दाब कहलाता है। इतनी बात समझ में। देखो जैसे मान लीजिए ये हमारा पात्र है और पात्र में यहाँ पर द्रव भरा हुआ है, ठीक, ध्यान समझिएगा। तो क्या कहा हमने, किसी ताप पर, यानी कोई भी टेम्परेचर हो स्थिर ताप पर, तो किसी ताप पर द्रव और उसकी वाष्प, देखो ये ऊपर जो है वाष्प, मान लीजिए ऊपर जो है वाष्प है तो द्रव अब यहां से उड़ेगा तो वाष्प बनकर ही उड़ेगा ना, यहां से जब द्रव धीरे धीरे उड़ेगा तो वाष्प बनकर ही उड़ेगा। तो द्रव और वाष्प के मध्य साम्य की अवस्था में, यानी द्रव उड़ भी रहा है और वाष्प वहां पर इकट्ठा भी है, तो वाष्प भी तो द्रव पर कुछ न कुछ दाब लगाएगा। अरे नीचे से उड़ेगा तो ऊपर वाला भी तो जहां से उड़ के ऊपर जाएगा तो वो वाष्प भी द्रव पर दाब लगाएगा, ठीक। तो वही लिखा है वाष्प के मध्य साम्य की अवस्था में, यानी द्रव और वाष्प के मध्य साम्य की अवस्था में वाष्प द्वारा द्रव पर, वाष्प द्वारा द्रव की सतह पर, यानी इस द्रव की सतह पर वाष्प द्वारा उत्पन्न किया गया दाब ही द्रव का वाष्प दाब कहलाता है। अरे हेडिंग क्या है, द्रव का वाष्प दाब, द्रव का वाष्प दाब, हेडिंग से ही आप चाहो तो याद कर लोगे। द्रव का वाष्प दाब यानी जो द्रव की सतह है, द्रव की सतह और वाष्प दोनों के साम्य की अवस्था में वाष्प द्वारा द्रव की सतह पर उत्पन्न किया गया दाब द्रव का वाष्प दाब कहलाता है। अरे द्रव का वाष्प दाब बात हुई ना, तो द्रव और वाष्प दाब यानी द्रव और वाष्प दोनों के मध्य जो साम्य हो, तो वाष्प द्वारा द्रव की सतह पर उत्पन्न किया गया दाब कब, किसी भी ताप पर, तो यह जो है द्रव का वाष्प दाब कहलाता है। हेडिंग से आप चाहो तो जो आपकी हेडिंग दी गई है इस हेडिंग पर रख सकते हो द्रव का वाष्प दाब, यानी वाष्प दाब द्वारा द्रव की सतह पर उत्पन्न किया गया दाब वही द्रव का वाष्प दाब कहलाता है। इतनी बात क्लियर हो गई। तो ये तो आपका हो गया द्रव का वाष्प दाब। अब ये जो द्रव का वाष्प दाब है, इस द्रव का वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक है, कौन कौन से कारक हैं, 3 कारक हैं। सबसे पहला कारक है, देखो जो ये वाष्प दाब है, वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कई कारक हैं। तो सबसे पहले का पहला कारक अगर हम देखें तो सबसे पहला है द्रव की प्रकृति।
यानी ये हमारा द्रव कैसा है, इस द्रव की प्रकृति पर जो है ये भी जो है निर्भर करता है। तो द्रव की प्रकृति में किसी द्रव का वाष्प दाब, कोई भी द्रव है तो उस द्रव का जो वाष्प दाब होता है उसके अणुओं के बीच लगने वाले वंडर वाल्स आकर्षण बलों पर निर्भर करता है। यदि जो द्रव है हमारा, तो द्रव के पार्टिकल के मध्य जो है कितना आकर्षण बल होता है, वो आकर्षण बल जो है उसमें लगने वाले वंडर वाल्स बलों पर निर्भर करता है। तो जो वंडर वाल्स बल उस पर कार्य करते हैं उन्हीं के आकर्षण बल पर जो है निर्भर करता है। तो द्रव के अणुओं के मध्य आकर्षण बल जितना ज्यादा होगा, जितना अधिक होगा, उतना ही अधिक उसका क्वथनांक होगा, उतना ही अधिक उसका क्वथनांक होगा तथा उतना ही कम उसका वाष्प दाब होगा। अरे वाष्प दाब भाई जाहिर सी बात है, हमने कहा कि किसी द्रव का वाष्प दाब, जो द्रव का वाष्प दाब होता है उसके अणुओं के बीच लगने वाले वंडर वाल्स आकर्षण बलों पर निर्भर करता है। भाई किसी का कोई भी द्रव है तो उसका जो वाष्प दाब होता है, तो वाष्प दाब जो द्रव के अणु होते हैं, तो द्रव के अणु आप जानते हैं कोई भी पार्टिकल हो, चाहे ठोस हो, चाहे द्रव हो, चाहे गैस हो, तो गैसों में तो आकर्षण बल ना के बराबर होता है, लेकिन ठोसों में सबसे ज्यादा आकर्षण बल होता है। इसी प्रकार द्रव की अगर हम बात करें तो द्रव में आकर्षण बल जो है ठोसों से कम और गैसों से अधिक होता है। तो हर भाई द्रव अगर है तो द्रव में आकर्षण बल जो है वो कहां से निर्भर करता है, उनमें जो वंडर वाल्स आकर्षण बल कार्य करते हैं उसी पर जो है वाष्प दाब भी निर्भर करता है। यानी वाष्प दाब जो होता है वो अणुओं के मध्य जो आकर्षण बल होता है उनकी प्रकृति पर निर्भर करता है। पहली बात तो क्लियर हो गई कि जो कोई भी द्रव का जो वाष्प दाब होता है वो उसके अणुओं के बीच लगने वाले वंडर वाल्स आकर्षण बलों पर निर्भर करता है, वंडर वाल्स आकर्षण बलों पर निर्भर करता है। ये बात तो क्लियर हो गई। अब द्रवों के मध्य आकर्षण बल जितने अधिक होंगे, यानी जो द्रव पार्टिकल है उनके मध्य जितने ज्यादा आकर्षण बल होगा उसका उतने ज्यादा क्वथनांक होगा। अरे जब देखो जो पार्टिकल्स है वो पार्टिकल्स अपने में खूब मजबूती के साथ बंधे रहेंगे, खूब मजबूती के साथ आपस में बंधे रहेंगे तो उतने ज्यादा हीट करना पड़ेगा ना। अरे हीट करोगे तभी तो टूटेगा। तो अब जब जितने ज्यादा मजबूती से बंधा होगा उतने ज्यादा आपको गर्म करने की आवश्यकता पड़ेगी, और उतने ज्यादा जब गर्म करोगे तो उतने ज्यादा टेम्परेचर लगेगा, और जितना ज्यादा टेम्परेचर लगेगा वही उसका क्वथनांक होता है। तो वैसे यहाँ पे है कि जितने ज्यादा द्रवों के मध्य आकर्षण बल होगा उतने ज्यादा उसका क्वथनांक बढ़ेगा, और जितने ज्यादा उसका क्वथनांक होगा उतने कम उसका वाष्प दाब होगा। जस्ट अपोजिट, जितना ज्यादा उसका क्वथनांक होगा उतना कम उसका द्रव का वाष्प दाब होगा। इतनी बात समझ में आई? तो ये वही दिया है। यानी अगर वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक, एक कारक तो ये होता है कि द्रव की प्रकृति, हमारा द्रव किस कैटेगरी का है। अगर हमारा द्रव में अगर जो है आकर्षण बल सबसे ज्यादा होगा तो वंडर वाल्स बल ज्यादा कार्य करेगा, तो आकर्षण बल ज्यादा होगा, और आकर्षण बल अगर ज्यादा होगा तो उसका क्वथनांक ज्यादा होगा, और जब क्वथनांक ज्यादा होगा वाष्प दाब अपने आप कम हो जाएगा, तो उसका यानी वाष्प दाब घट जाएगा। अब इसके अगर एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे आपने देखा होगा पेट्रोल का वाष्प दाब डीजल से कम होता है। पेट्रोल का जो वाष्प दाब होता है वो डीजल की अपेक्षा कम होता है। देखिए दूसरा जो प्रभावित करने का कारक है वो है ताप। किसी द्रव का वाष्प दाब, जो कोई भी द्रव होता है उसका जो वाष्प दाब होता है वो तापक्रम पर निर्भर करता है। यानी भाई जैसा उसका ताप होगा उसी के हिसाब से वो निर्भर करता है। तो स्थिर ताप पर किसी द्रव का वाष्प दाब भी निश्चित और स्थिर होता है। यानी अगर टेम्परेचर स्थिर रखा जाए तो स्थिर ताप पर किसी द्रव का जो वाष्प दाब होता है निश्चित होता है और स्थिर होता है। ये बात तो क्लियर जाने रहेगा कि स्थिर ताप पर किसी द्रव का जो वाष्प दाब होता है वो निश्चित होता है और स्थिर होता है, फिक्स होता है। ठीक, तो किसी द्रव का वाष्प दाब और तापक्रम में संबंध के लिए एक क्लेप्रान साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपना समीकरण दिया है। इन्हीं के समीकरण द्वारा जो है संबंध ज्ञात किया जाता है। तो समीकरण है 2.303 log base 10 P2 अपान P1 बराबर डेल्टा H अपान R T2 माइनस T1 अपान T1 T2। ये समीकरण है। इसमें जो है P1 और P2 जो है T1 और T2 पर वाष्प दाब है। अरे P1 P2 क्या है, दाब ही होगा, वाष्प दाब होगा। कब होगा, वो T1 और T2 टेम्परेचर पर होगा, और डेल्टा H द्रव की वाष्पन की गुप्त उष्मा है। तो ये दूसरा था। अगला जो वाष्प दाब को प्रभावित करने वाला कारक है वो है हमारा आवाष्पशील विलय की उपस्थिति में वाष्प दाब में अवनमन। आवाष्पशील
विलय की उपस्थिति में वाष्प दाब में अवनमन। अवाष्पशील विलय यानी ऐसा विलय विलायक में घोला गया हो जो अवाष्पशील है, यानी जो वाष्पशील ना हो। अरे कोई ऐसा पदार्थ घोल दो जो वाष्पित ना होने वाला हो, तो जब आप जल में घोल देते हैं यानी विलायक में घोलते हैं तो अब उसके वाष्प दाब में कमी हो जाती है। क्या हो जाएगा? अरे मान लीजिए शुद्ध जल है तो शुद्ध जल का वाष्प दाब कुछ होगा। अब पता चले उसमें आप कोई चीज डाल के घोल दोगे, और जब उसमें घोल दोगे तो घोलने के बाद अब वो जो विलयन बन जाएगा तो विलयन का वाष्प दाब में कमी आ जाएगी। तो वही कहा गया है कि अवाष्पशील विलय की उपस्थिति में वाष्प दाब में अवनमन। वाष्प दाब में विलय के घोलने के कारण, आप जानते विलायक है तो विलायक में अगर आप विलय घोल देते हैं तो विलय को जब आप घोल देंगे तो वाष्प दाब में कमी हो जाएगी। तो वाष्प दाब में विलय के घोलने के कारण, यानी कोई भी विलय घोल दिया जाए तो घोलने के कारण उत्पन्न कमी। अरे P0 मतलब कुछ घोला नहीं गया था और फिर जब घोल दिया गया तो सोल्यूशन बन गया, तो दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंस आएगा। अरे शुद्ध जल का वाष्प दाब अलग होगा और जब उसमें कोई चीज डाल के घोल दोगे तो उसका वाष्प दाब अलग होगा, तो दोनों में कमी आएगी। तो वाष्प दाब का अवनमन कहलाता। इस प्रकार की जो कमी होती है, यानी शुद्ध जल शुद्ध विलायक में कोई चीज घोल करके विलयन बनाने पर उन दोनों के वाष्प दाब में कमी होती है, तो वही कमी जो है वाष्प दाब का अवनमन कहलाता है। क्या कहलाता है? वाष्प दाब का अवनमन कहलाता है। इसको ध्यान रखिएगा। आगे कहा गया इसी प्रकार व्यंजक P0 माइनस PS अपान P0 का मान वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन को प्रदर्शित करता है। यानी वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन से आप क्या समझते हैं? तो आप सीधा सीधा बताएंगे कि व्यंजक P0 माइनस PS अपान P0 का मान वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन को प्रदर्शित करता है। तो इतनी बात समझ में आ गई। वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले तीन कारक कौन कौन? पहला कारक है द्रव की प्रकृति, यानी हमारा जो द्रव है शुद्ध विलायक है वो विलायक का नेचर कैसा है, इसके ऊपर वाष्प दाब प्रभावित होगा। दूसरा हमारा है ताप, यदि ताप बढ़ाने पर ऑटोमेटिक जो है वाष्प दाब जो है घट जाता है। अगला है अवाष्पशील विलय की उपस्थिति में वाष्प दाब में अवनमन। ये तीन कारक है जो वाष्प दाब को प्रभावित करते हैं। तो ये तो तीनों कारक आपको क्लियर हो गए होंगे। अब हम बात करेंगे राउल्ट का नियम क्या है, जो बहुत एग्जाम में पूछा जाता है कि राउल्ट के नियम से आप क्या समझते हैं। चलिए हम राउल्ट के नियम को देखते हैं। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये एग्जाम में अक्सर जो है बार बार पूछा गया है, तो इसको आप अच्छे से जो है समझ लीजिए। इसमें देखिए राउल्ट के नियमानुसार, राउल्ट का नियम क्या कहता है कि दो या दो से अधिक द्रव, यानी देखिए आप दो द्रव हो चाहे दो से ज्यादा द्रव, अकेला द्रव नहीं, दो हो या दो से अधिक द्रव हो, तो दो या दो से अधिक द्रव से मिलकर बने किसी मिश्रण में, यानी दो या दो से अधिक द्रवों से मिलकर बने किसी मिश्रण में उपस्थित प्रत्येक अवयव के आंशिक वाष्प दाबों का योग होता है। यानी हर एक अवयव के आंशिक वाष्प दाबों का योग होता है, आंशिक वाष्प दाबों का योग होता है। राउल्ट का नियम कहता है कि दो या दो से अधिक द्रवों से मिलकर बने किसी मिश्रण में उपस्थित प्रत्येक अवयव का जो आंशिक वाष्प दाबों का योग। देखो जो मिश्रण का वाष्प दाब होता है, ध्यान समझिए, पहले स्टेप में ये कहा गया जो मान लीजिए दो या दो से अधिक द्रव को आपस में मिलाया गया और एक मिश्रण बनाया गया। मान लीजिए ये हमारा पात्र है, इस पात्र में हमने दो चीज मिलाया है, एक A मिलाया है और दूसरा B मिलाया है। एक कंपोनेंट्स हमारा A है सॉल्यूशन और दूसरा B है, और दोनों अवयव का जो वाष्प दाब अब दोनों का हर एक का अलग अलग आंशिक वाष्प, अरे कुछ इनका आंशिक होगा वाष्प दाब होगा, आंशिक मतलब जो अपने का कुछ वाष्प दाब हो, तो कुछ इनका आंशिक वाष्प दाब होगा, कुछ इनका आंशिक वाष्प दाब, यानी इनका वाष्प दाब आप ऐसे कह सकते हैं कुछ A का वाष्प दाब होगा, कुछ B का वाष्प दाब होगा। तो अब कुछ होगा ना, अब पूरे का अगर हम इस पूरे मिश्रण का दोनों को हमने मिला करके विलयन बना लिया है, तो दोनों पूरे विलयन का जो वाष्प दाब होगा, वाष्प दाब पूरे विलयन का मिक्सचर का, यानी इस मिश्रण का जो वाष्प दाब होगा भाई पूरा PM, PM मतलब मिक्सचर, A और B दोनों मिला दिए मिश्रण बना दिए, और मिश्रण का जो वाष्प दाब होगा किसका होगा भाई A का जो थोड़ा बहुत वाष्प दाब होगा जो भी इनका होगा वो वाष्प दाब, और B का जो वाष्प दाब होगा इनका वाष्प दाब, तो B का वाष्प दाब। तो समझ में वही लिखा है कि दो या दो से अधिक द्रवों से मिलकर बने किसी मिश्रण में उपस्थित द्रवों से मिलकर बने, एक बात ध्यान रखना यहाँ पर हम दो द्रव को आपस में मिला करके उसका वाष्प दाब बता रहे हैं, ठीक है।
तो पहले हमने जो द्रव की बात की, तो दो या दो से अधिक द्रवों से मिलकर बने किसी मिश्रण में उपस्थित प्रत्येक अवयव के आंशिक दाबों का योग होता है। प्रत्येक अवयव के आंशिक वाष्प दाबों का योग, यानी दो या दो से अधिक द्रव को आपस में जब मिलाओगे और मिला करके जो मिश्रण बनेगा, तो मिश्रण का जो वाष्प दाब होगा वो प्रत्येक अवयव के आंशिक वाष्प दाबों का योग होगा। अरे जितना कुछ इनका होगा कुछ इनका होगा, दोनों का योग कर लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा Pa प्लस Pb। अरे Pa क्या है? A कंपोनेंट्स का आंशिक वाष्प दाब हो जाएगा, और B कौन है? ये B कंपोनेंट्स का आंशिक वाष्प दाब हो जाएगा, और दोनों जने मिला लिए हैं तो एक जोड़ देंगे प्लस लगा के, तो जितना होगा वो इनके पूरे मिश्रण का बराबर होगा। इतनी बात समझ में आ गई? चलो आगे चलते हैं। किसी अवयव का आंशिक दाब, अब ये जो A है, A कंपोनेंट A, जैसे Pa, अब हम इनकी बात करेंगे, पूरा तो हम बता दिए ना, अब A की बात करते हैं। अब A क्या कह रहा है? किसी अवयव का आंशिक वाष्प दाब उस अवयव के शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब, यानी जो A है, A अवयव का जो आंशिक जो थोड़ा बहुत वाष्प दाब होता है वो कैसे होता है? तो वो कह रहा है आंशिक वाष्प दाब उस अवयव के शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब, यानी इसका जो शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब होगा, शुद्ध अवस्था मतलब कोई चीज मिलाया ना गया हो तब का वाष्प दाब, और उस अवयव के विलयन में मोल प्रभाज के गुणक होता है, यानी इसका जो मोल प्रभाज होता है, मान लीजिए ये आपका XA हो जाएगा, तो ये मोल प्रभाज के गुणक होता है। इतनी बात समझ में आई? यानी जो किसी अवयव का जो आंशिक वाष्प दाब होता है तो उसका शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब, शुद्ध अवस्था यानी जब उसमें कोई चीज मिलाए नहीं थे तब शुद्ध अवस्था का वाष्प दाब, तथा उस अवयव के मोल प्रभाज के दोनों मोल प्रभाज के गुणज के बराबर होता है। तो ये जो है हमने जो है राउल्ट का नियम जो है कहता है। इतनी बात समझ में आएगी नहीं? चलो इसको अब और डिटेल से समझिए। माना किसी मिश्रण में A, B तथा C आदि द्रव उपस्थित है। कि कोई हमारा मिश्रण है जिसमें A, B तथा C तीन प्रकार के द्रव मिलाया गया है, ठीक? तो आदि द्रव उपस्थित है, तो मिश्रण का कुल दाब, भाई मिश्रण का जो कुल दाब होगा Pm, M फॉर मिक्सचर हो जाएगा, तो Pm मान ले हो, तो राउल्ट के नियमानुसार भाई हमारे पास तीन कंपोनेंट्स हो गए, A, B, C, तीनों द्रव अवस्था में है, और तीनों का मिश्रण का कुल दाब जो Pm है, तो राउल्ट के नियमानुसार जो Pm होगा Pa प्लस Pb प्लस Pc। इतनी बात समझ में आए? ये इक्वेशन आपका फर्स्ट हो जाएगा। इतनी बात समझ में आए? यानी हमारे पास जो द्रव थे, द्रव का जो कुल दाब, तीन प्रकार के द्रव थे A, B, C, तो तीनों का जो आंशिक वाष्प दाब होगा Pa हो जाएगा, Pb हो जाएगा, Pc हो जाएगा। A का आंशिक वाष्प दाब Pa हो जाएगा, और B का आंशिक वाष्प दाब Pb हो जाएगा, और C का आंशिक वाष्प दाब Pc हो जाएगा, और तीनों का जो आंशिक वाष्प दाबों को मिला देंगे तो मिश्रण का कुल वाष्प दाब हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? अब ये Pa, Pb, Pc कौन है? यानी Pa, Pb तथा Pc द्रव A, B तथा C का आंशिक वाष्प दाब है, आंशिक वाष्प दाब है। यानी जो हमारा A, B, C का Pa, Pb, Pc जो है आंशिक वाष्प दाब है। इतनी बात क्लियर हो गई? अब आपको हमने बताया था ये जो Pa होगा वो P0 मतलब इसमें कोई चीज मिलाया ना गया हो, यहाँ से किसी अवयव का आंशिक वाष्प दाब उस अवयव के शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब तथा उसका विलयन में मोल प्रभाज, तो इसका जो भाई P0A हो जाएगा, और इसमें जो है XA हो जाएगा। XA क्या है? ये मोल प्रभाज, इसको आप कैपिटल लिख सकते हैं, ये इसका मोल प्रभाज हो जाएगा, ये Pa हो जाएगा। इसी तरीके से Pb की अगर हम बात करें तो P0B हो जाएगा गुणे XB हो जाएगा, इसका B का मोल प्रभाज। इसी तरीके से Pc की अगर हम बात करें तो P0C हो जाएगा और गुणे XB हो जाएगा। इसको आप ऐसे लिखिए, नहीं तो उसी में समझ में नहीं आएगा, ये XC हो जाएगा।
तो अब ये जो हमारा है शुद्ध अवस्था में उसका वाष्प दाब यानी शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब तथा उसके मोल प्रभाज के गुणज के बराबर होता है जो आंशिक वाष्प दाब होता है। तो इन तीनों का मान समीकरण 1 में रखते हैं। तो जब यहाँ पर हम रखेंगे तो ये Pm जो होगा हमारा मिक्सचर वाला ये हो जाएगा Pa की जगह पे हम रख देंगे P0A इंटू XA प्लस Pb की जगह पे हम रख देंगे P0B इंटू XB प्लस और ये P0C इंटू XC ये हमारा जो है यहाँ रख देंगे वैल्यू तीनों का। तो ये हमारा समीकरण 2 जो है निकल के आ जाए। अब एक चीज और आप जानते हैं, जो अगर मान लीजिए हम इसका मोल प्रभाज XA का निकालें, XA का मोल प्रभाज की अगर हम बात करें तो Na अपान Na प्लस NB और प्लस NC होगा। भाई कुल मोलों की संख्या आप जानते हैं, मोल प्रभाज जो होता है अगर हम मान लें विलय, भाई विलय का मोल प्रभाज, विलय का मोल प्रभाज, विलय का जो मोल प्रभाज होता है वो होता है विलय के मोल और बटा कुल मोल यही तो होता है। अगर हम विलय का मोल प्रभाज निकालें तो ऊपर हो जाएगा उसी का मोल और नीचे कुल मोल टोटल मोल। तो यहाँ पर हमारे पास मोल जो है भाई ए बी सी 3 कंपोनेंट है तो तीनों के नीचे मोल हो जाएंगे Na प्लस NB प्लस N क्या है नंबर ऑफ मोल्स है और XA की वैल्यू Na हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम XB की वैल्यू निकालें यानी B कंपोनेंट्स का मोल प्रभाज तो हमारे पास NB ये ऊपर आ जाएगा अपान Na प्लस NB और प्लस NC ये रहेगा ही रहेगा। इसी तरीके से अगर हम C कंपोनेंट्स की बात करें मोल प्रभाज के तो ये NC हो जाएगा अपान Na प्लस NB प्लस NC हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारे मोल प्रभाज के मान है। इन तीनों का मान हम समीकरण 2 में रख देंगे तो ये हमारा जो निकल के आ जाएगा Pm बराबर P0A XA की वैल्यू है Na अपान Na प्लस NB और प्लस NC हो जाएगा। इसी तरीके से प्लस लगाएंगे फिर ये हो जाएगा Pb इंटू ये 0 रहेगा फिर ये NB का होगा NB अपान Na प्लस NB और प्लस NC होगा। इसी तरीके से ये Pc का हो जाएगा इंटू NC अपान Na और प्लस NB और प्लस NC हो जाएगा। तो ये हमारा समीकरण जो है 3 निकल करके आ जाएगा। तो इतना समझ में आ गया होगा, इतना बहुत है। ये जो दो द्रवों को आपस में मिला करके जो उसका वाष्प दाब होता है वो उसमें उपस्थित जो कंपोनेंट्स होते हैं उनके आंशिक वाष्प दाबों के बराबर होता है और जो हमारा आंशिक वाष्प दाब होता है शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब तथा उसके मोल प्रभाज के दोनों के गुणनफल के बराबर होता है। यही हमने जो है आपको राउल्ट के नियम में बताया। तो ये तो था दो द्रवों का किस प्रकार से वाष्प दाब निकाला जाता है। इसमें हमने मान लिया 3 प्रकार के कंपोनेंट्स लिए थे तो 3 प्रकार के कंपोनेंट्स का जो कुल मिश्रण का जो वाष्प दाब होगा, वाष्प दाब उनके आंशिक वाष्प दाबों के बराबर था, योग के बराबर था। फिर इसको हमने आंशिक वाष्प दाब एक का निकाला। जैसे Pa का आंशिक वाष्प दाब शुद्ध अशुद्ध जीरो जो लगा है ये शुद्ध के लिए है, इसमें कोई चीज मिलाया नहीं गया। तो शुद्ध अवस्था का वाष्प दाब तथा उसके मोल प्रभाज के गुणनफल के बराबर होता है, ये होगा। इसी तरीके से B वाला हो जाएगा, C वाला हो जाएगा। तीनों को हम उठा के रखेंगे तो हमारा समीकरण 2 तैयार हो जाएगा। अब जो मोल प्रभाज होता है उसके मोलों की संख्या अपान में कुल मोलों की संख्या होती है। तो हमने यहाँ पे अलग अलग जो है XA, XB, XC निकाल लिया और तीनों को हमने जो है फिर रख दिया तो तीनों जो है समीकरण नंबर 3 हमें प्राप्त होता है। तो ये तो था दो द्रवों के आपस में मिलाने पर इनका वाष्प दाब क्या होता है। इसमें जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है ठोस को द्रव में मिलाने पर जो विलयन बनता है। अरे ठोस को द्रव में मिलाओगे ठोस को द्रव में तो विलयन बनता है। तो इनके जो राउल्ट का नियम क्या कहता है इस पर जो है क्वेश्चन में न्यूमेरिकल भी आपके खूब पूछे जाते हैं और जो है ये क्या है इसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए जो राउल्ट का नियम है
राउल्ट का नियम पहले इन्होंने दो द्रव को आपस में मिला करके तब बताया है, तो ठोस और द्रव के मिश्रण के लिए भी राउल्ट ने अपना नियम बताया। तो एग्जाम में आपके जो पूछे जाते हैं ज्यादातर ठोस और द्रव वाला पूछा जाता है, या एग्जाम में अगर राउल्ट का नियम ही पूछा जाता है तो आप कोई भी एक लिख देंगे तो आपका चल जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं ठोस द्रव विलयनों के लिए राउल्ट का नियम क्या कहते हैं। देखिए अगर हम बात करें राउल्ट के वाष्प दाब अवनमन का नियम क्या है, ये बहुत पूछा गया है एग्जाम में, ध्यान इस पर रखिएगा। कहा जाता है राउल्ट का वाष्प दाब अवनमन नियम ऐसे करके पूछा जाता है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। राउल्ट का वाष्प दाब अवनमन नियम, राउल्ट का नियम से आप क्या समझते हैं, या राउल्ट का वाष्प दाब अवनमन नियम है, वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। तो इसमें होता क्या है, तो राउल्ट के नियमानुसार वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, अभी हमने कहा था कि भाई जो हमारा शुद्ध अवस्था का वाष्प दाब होगा, यदि द्रव के शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब और जब विलयन बनाते हैं तो उसका जो वाष्प दाब होगा दोनों में अवनमन होगा, कमी होगा। तो ये हमने वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन के लिए बताया था P0 - PS/P0, ये है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, ठीक। विलय के मोल प्रभास के बराबर होता है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, यानी राउल्ट का नियम में कहता है कि वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलय के मोल प्रभास के बराबर होता है। किसके मोल प्रभास के बराबर होता है, विलय के। अरे विलय मतलब स्मॉल n हो गया, और स्मॉल n अपान टोटल n प्लस n, यानी स्मॉल n बटे कैपिटल N जो होगा विलायक होगा। तो वही कहा गया विलय के मोल प्रभाव यानी n अपान n प्लस कैपिटल N के बराबर होता है, यही राउल्ट का नियम कहता है। राउल्ट के नियमानुसार वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, आपेक्षिक अवनमन क्या है, P0 - PS/P0 विलय के मोल प्रभास के बराबर होता है, ठीक। अब ये P0 क्या है, P0 हमने कहा कि जब ये शुद्ध अवस्था में होगा तो वही विलायक हो जाएगा, और PS लिखा, यस मतलब सॉल्यूशन, जब उसमें कोई चीज घोल देगा सॉल्यूशन बनेगा तो उसका वाष्प दाब घट जाता है, ठीक है। अरे शुद्ध जल है तो उसका वाष्प दाब ज्यादा होगा, उसमें कोई चीज डाल के जब घोल दोगे तो जब विलयन बन जाएगा तो उसका वाष्प दाब ऑटोमेटिक कम हो जाता है, ठीक। तो वही कहा गया P0 PS क्रमशः विलायक एवं विलयन के समान ताप पर वाष्प दाब, तो ये हो गया, ठीक। तो फार्मूला तो क्लियर हो गया होगा, फार्मूला आपका होगा P0 - PS/P0 बराबर n/n प्लस कैपिटल N, ये इसका राउल्ट के नियम का सूत्र आ जाएगा। समझ में आई बात कि नहीं। अगर आप लिखना चाहो तो हमने यहां बता ही दिया है, फिर भी अगर लिखना चाहो, जहां P0 बराबर विलायक का वाष्प दाब है और यहाँ PS बराबर विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब है, इतनी बात समझ में आई। और हमारा स्मॉल n बराबर विलय के मोल ये हो जाएगा, और फिर कैपिटल N आपका है विलायक के मोल, विलायक का मोल, और दोनों को जोड़ दोगे तो कुल मोल्स। तो ये आपका राउल्ट के नियम का फॉर्मूला है, इस पर आपको न्यूमेरिकल जो है देखने को मिलेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए इस क्लास में बस इतना ही, अगले क्लास में इनकी सीमाएं क्या है और इनका अणुभार में क्या संबंध होता है, इन सबको देखेंगे, और इसके एग्जाम्पल जो है उसको भी देखेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको खूब लाइक करिए, लाइक और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, और आप लोग ज्यादा से ज्यादा जो है जुड़िए हमारे साथ, और अपनी इस केमिस्ट्री सब्जेक्ट की तैयारी जो है अच्छे से